हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टूडियो। मैं पवन आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश यूनिट को ख़त्म किया था। इसके बाद नई यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। किसके बारे में जानेंगे? मानव नेत्र के बारे में। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसमें हम सारे कुछ नेत्र के बारे में जानेंगे कि नेत्र किस प्रकार से वर्क करता है, नेत्र होता क्या है, इसके द्वारा जो दृष्टि दोष होते हैं वो कैसे होते हैं, इसकी समंजन क्षमता क्या होती है, इस सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहली हेडिंग लगा लेंगे मानव नेत्र। क्या हेडिंग डालेंगे? मानव नेत्र। इसमें दिया गया है कि यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। उसके बाद में नीचे दिया गया है कि यह नेत्र के गोलक में स्थित होता है। यह नेत्र गोलक के व्यास का लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं या मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग कि मानव नेत्र, क्या लिखेंगे? मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाश संवेदी अंग। संवेदी समझते हो? संवेदी का मतलब होता है जो उसका आभास करता हो। ठीक है, अनुभव करता हो। क्या करता है? नेत्र है जो प्रकाश का अनुभव करता है। प्रकाश है या नहीं है, इसका अनुभव कौन करता है? मानव नेत्र करता है। तो क्या लिखेंगे? मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है जो संसार में स्थित वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। क्या करता है? दृश्यमान बनाता है, अर्थात जिसके द्वारा हम संसार में स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं। और ये कहाँ स्थित होता है? आगे लिखेंगे, यह नेत्र के गोलक में स्थित होते हैं। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर से सुन लीजिए कि मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है जो संसार में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है और यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके प्रमुख भाग क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, चलते हैं, अगली हेडिंग लगाएंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालेंगे श्वेत मंडल या कॉर्निया। मेनली इसको कॉर्निया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया या श्वेत मंडल भी बोल देते हैं। तो देख लीजिएगा, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो मानव नेत्र होता है उसका जो सबसे बाहरी पृष्ठ होता है, श्वेत जो होता है, सफ़ेद टाइप का होता है, दिखता है। हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग देखते हैं आँख पे, जो सफ़ेद भाग दिखता है पूरे पे, वो क्या होता है? कॉर्निया होता है। थोड़ा देख लेते हैं नेत्र में कहाँ पे होता है कॉर्निया। यहाँ पे आते हैं, देखो सबसे बाहरी इतना हिस्सा, ये यहाँ से लेकर इतना हमारी आँख का दिखता है, बाकी सब यहाँ तक इतना छुपा हुआ होता है। ठीक है, इतना दिखता है। तो ये श्वेत वाला भाग, ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ध्यान से समझ लिया, डायरेक्टली आप लोग अपनी आंख में देख सकते हो। जो सबसे बाहर की ओर सफ़ेद भाग दिखता है हमें, वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है लेंस। हेडिंग डालेंगे लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस वही जो मैं बता चुका हूँ लास्ट चैप्टर में, प्रकाश में। लेंस क्या होते हैं? लेंस क्या होते हैं? दो दर्पणों से मिलकर बने होते हैं, या तो उनके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं या दोनों दबे हुए होते हैं, या एक उभरा हुआ या एक दबा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ क्या होता है? लेंस कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहलीवत पदार्थ का बना होता है। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वाला पॉइंट, ये लाइन लिखो या मत लिखो जो मैंने कट कर दी है। ठीक,
लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म संयोजन करता है। थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं इसको। लेंस क्या काम करता है, जैसे ये जो यहाँ पे डायरेक्टली फिगर में देखते हैं, यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन होता है, बर्तन के पश्चात लेंस पे गई। लेंस इसको थोड़ा सा संयोजन करता है, अर्थात किरण को आगे पीछे करता है, जैसे मैंने प्रतिबिंब का बनना बताया था, और थोड़ा सा मोड़ के इसको रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देता है। जैसे ये कोई वस्तु है, इस तरीके से एक प्रकाश किरण यहाँ पे गिरी, उसके बाद में ये यहाँ पे जाके टकरा गई और इस पे जाके इसका प्रतिबिंब बन जाता है। इस तरीके से लेंस क्या करता है, इसको अपवर्तन का काम कर देता है, ठीक है। और काफ़ी कुछ बताऊंगा अभी साथ साथ में लेंस के ये किस तरीके से क्या क्या करता है। उसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे परितारिका। क्या हेडिंग डालेंगे, परितारिका। परितारिका क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। कॉर्निया जो सफ़ेद वाला भाग सबसे बाहर हम लोग नॉर्मली देखते हैं, वो उसके पीछे जस्ट इस सफ़ेद वाले भाग के पीछे किनारों पर एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए, ये फिगर रहा आपकी मानव नेत्र का। इसमें देखो ये रहा आपका कॉर्निया, और ये साइड में यहाँ पे जो भाग लगा हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं परितारिका। ये जो साइड में लगे हुए हिस्से हैं इनको बोलते हैं परितारिका। ये बिल्कुल कॉर्निया के पीछे भाग में होते हैं और इनका काम होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अगर अधिक प्रकाश में आप लोग पहुंच जाते हो, अगर हम अधिक प्रकाश में पहुंच जाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो आइरिस हैं साइड में, ये आगे की ओर बढ़ जाते हैं और पुतली के आकार को छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पुतली को छोटा सा कर देते हैं, जिससे प्रकाश की कम मात्रा अंदर से होकर गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद जब अधिक प्रकाश हो जब बहुत कम प्रकाश होता है, जैसे रात में अगर कहीं पे हम पढ़ रहे हैं और शाम के टाइम पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे अंधेरा होता जाता है। पहले दिन में पढ़ रहे थे, धीरे धीरे अंधेरा होता जाएगा। पहले पुतली बहुत छोटी रही होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होगा उतनी ही पुतली साइज में बढ़ती चली जाएगी। अर्थात जैसे ही ज़्यादा अंधेरा होता जाएगा, ये जो आइरिस जो परितारिका होती है ये पीछे की ओर बैक होते जाए और पुतली के आकार को बड़ा कर देते हैं, जिससे अधिक मात्रा में प्रकाश आँख में पहुंचता है और हमें अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है। इसका ये जो हम लोग इफ़ेक्ट देखते हैं कि हम लोग किसी अंधेरे कमरे में अचानक जाएं तो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर अगर हम लोग खड़े रहें वहाँ पे तो हमें थोड़ी देर बाद क्या होता है, दिखने लगता है। ये क्यों होता है, ये परितारिका के कारण होता है। परितारिका क्या करती है, अंधेरा जैसे ही बढ़ता है परितारिका अपने आप को सिकुड़ती है पीछे की ओर और जो पुतली होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाने के कारण प्रकाश की अधिक मात्रा इसमें गुजर कर और वस्तु को दृश्यमान बना देती है। अगर कहीं हम लोग अंधेरे से निकले एकदम ज़्यादा प्रकाश में पहुंच जाते हैं, इसमें क्या कारण होता है कि अंधेरे में थे, पुतली काफ़ी बड़ी थी, जैसे ही हम प्रकाश में पहुँचे क्या हुआ, पुतली बड़ी थी और प्रकाश ज़्यादा पड़ गया और प्रकाश बहुत ज़्यादा अंदर आँखों में चला जाता है, तो हमें कई बार वस्तुओं दिखना बंद हो जाती हैं। ये अक्सर होता है, आप लोग चेक कर सकते हो कि अंधेरे कमरे से एकदम लाइट में जाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता है एकदम, और एकदम लाइट से अंधेरे में आओ तब भी एकदम नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो पुतली होती है वो अपना साइज कम करने में और ज़्यादा करने में थोड़ा सा वक्त लेती है, और उतने वक्त के लिए हमें वस्तु दिखना बंद हो जाती है, उसके बाद वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। अगली हेडिंग लगाएंगे पुतली। पुतली क्या होती है, पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या होता है, कॉर्निया के पीछे वाले भाग में, पीछे देखते हैं ये यहाँ फिगर में, कॉर्निया के, ये रहा कॉर्निया, इसके पीछे भाग में यहाँ पे आइरिस के बीच में दोनों के यहाँ पे पुतली होती है। क्या होती है, पुतली होती है जो जुड़ी होती है परितारिका से। किससे जुड़ी होती है, परितारिका से जुड़ी होती है, और जिसका साइज परितारिका के माध्यम से घटता बढ़ता रहता है। अधिक प्रकाश होने पर ये साइज में छोटी हो जाती है और कम प्रकाश होने पर ये साइज में बड़ी हो जाती है, जिस तरीके से ये सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाए रखती है, ठीक है।
तो समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है, रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना हमारी आँख का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। हेडिंग लगाएंगे रेटिना। क्या हेडिंग लगाएंगे? रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दुख तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। थोड़ा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दुख तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। थोड़ा इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। आइए फिगर में देखते हैं क्या कैसे रेटिना वर्क करता है। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि जो आँख के सबसे पिछले भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा रेटिना कहलाता है। ये जो पर्दा टाइप का बना हुआ है ये क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। ठीक है, ये पूरा सा पर्दा होता है, इसी पे प्रतिबिंब बनता है। जैसे कोई प्रकाश किरण यहाँ से आई, इस तरीके से टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे गई, दूसरी इसी से प्रकाश किरण निकलने के बाद अपवर्तन होने के बाद यहाँ पे, अगर ये दोनों इसका प्रतिबिंब इस रेटिना पर बन रहा है तो अभी वस्तु हमें दिखाई देगी, अदरवाइज वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेटिना होता है जहाँ पे प्रकाश प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, यहीं पे दृष्टि नाड़ियाँ होती हैं, यहीं से विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं और इस बिंदु से होते हुए वो सिग्नल मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, एक बार सारे पार्ट पढ़ने के बाद पूरी व्याख्या में बता दूंगा कैसे आँख वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद में अब यहीं पे आँख को समझ लेते हैं कैसे वर्क करती है। देखो, सबसे पहले मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे वस्तु रखी है तो यहाँ से एक प्रकाश किरण चली, यहाँ से टकराने के बाद में इसका अपवर्तन हुआ, ऐसे मुड़ गई। दूसरी प्रकाश किरण ऐसे चली, यहाँ पे अपवर्तन होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसमें एरो इस तरीके से बन रखी है वस्तु तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इस वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो दृष्टि नाड़ियाँ होती हैं वो इस इमेज को, प्रतिबिंब को पकड़कर विद्युत सिग्नलों में बदलकर इस अंध बिंदु से दुख तंत्रिकाओं के द्वारा उस सिग्नल को मस्तिष्क को भेज देती हैं और ये मस्तिष्क इसको सीधा करके देखता है। ये काम किसका है? आँख किसी वस्तु को उल्टा दिखाती है, उसके बाद में सीधा करने का काम दिमाग का होता है, मस्तिष्क का होता है, वही इसको सीधा करके देखता है। थोड़ा एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या इसमें। ये देखो श्वेतमंडल है, अर्थात ये कॉर्निया हो गई। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे ये रेटिना होता है, उसके रेटिना सॉरी पुतली होती है, पुतली बीच में होती है। ये साइड में जो लगे हुए हैं इनको बोलते हैं परितारिका। ये क्या करते हैं? पुतली को पकड़े रहते हैं। ठीक है, उसके साइज को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसके पीछे ये होता है लेंस। लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ये जुड़ा होता है पश्चमाभी मांसपेशियों के द्वारा। यहाँ पे क्या होती हैं? पश्चमाभी मांसपेशियाँ होती हैं जिसके द्वारा लेंस जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके पीछे काचाभ द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? काचाभ द्रव, एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से गुजर जाती है। और यहाँ पर कॉर्निया के पीछे यहाँ भी एक जलीय द्रव भरा रहता है। ठीक है, जिससे होकर प्रकाश किरण के साथ कोई कण वगैरह नहीं जा पाते, जिससे आँख को कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। अगली हेडिंग लगाएंगे बच्चों दूरबिंदु। दूरबिंदु क्या होता है? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, दूर बिंदु अर्थात हमारा नेत्र मैक्सिमम कितनी दूरी तक देख सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दूर बिंदु। तो
आप लोग बता सकते हो कि हमारा आँख कितनी दूर तक देख सकती है? नहीं बता सकते हो, क्योंकि हमारी आँख जो है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन अपने हिसाब से कमेंट करके बताते रहें, ठीक है। इसमें देखिए हमारी आँख अनंत तक देख सकती, कहीं भी कितनी भी दूर। अब आप लोग कहोगे अनंत तक कैसे देख सकती है कि हम 2 किलोमीटर दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके साइज पर। अगर 5 किलोमीटर दूर कोई वस्तु रखी है और वो साइज में छोटी है तो वो मुझे नहीं दिखेगी। उसके बाद में हमारे यहाँ से चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है वो हमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि वो साइज में काफ़ी बड़ा है, वो वस्तु के साइज पर डिपेंड करता है। तारे कितनी दूर है हमारी आँखों से, लेकिन वो भी हमें दिख जाते हैं। सूर्य कितनी दूर है हमें दिख जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है? उसके साइज पर, वस्तु कितनी बड़ी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी आँख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। आँख की क्षमता इतनी है कि वो अनंत तक देख सकती है, ठीक है। उसके बाद में अगली हेडिंग लगाएंगे निकट बिंदु। निकट बिंदु हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु जैसे अभी बात की मैंने कि दूर, मैक्सिमम कितनी दूर तक देख सकता है, अनंत तक बताया। उसी तरीके से निकट, मैक्सिमम कितने पास तक आप कोई वस्तु लाएं कि वो आसानी से देख सके, ठीक है। अर्थात वो दूरी जिसको हमारी आँख बिना परेशानी के आराम से स्पष्ट रूप से देख सके, वो क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। और ये मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो हमारी आँख बहुत आसानी से उस वस्तु को देख लेगी। इसके अंदर लाने पर हमारी आँख पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। बस वही बात बताई गई है। क्या बताया गया है कि जो मानव नेत्र की निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में एक्चुअली आ जाता है अक्सर कि मानव नेत्र की दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी। इस तरीके से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निकटतम की बात अगर करें या न्यूनतम की बात करें मानव नेत्र की, तो समझ लो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार लोगों से, बच्चों से गलती हो जाती है कि 25 मीटर ऑप्शन दिया होता है, 25 सेंटीमीटर दिया होता है और 25 किलोमीटर दिया होता है, तो बच्चे ध्यान ही नहीं दे पाते और 25 मीटर वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। उसके बाद में अगली हेडिंग लगा लें बच्चों, समंजन क्षमता। क्या हेडिंग लगाएंगे? समंजन क्षमता। देख लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को संयोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पश्चमावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। समंजन क्षमता ओरली अब समझते हैं क्या होती है। समंजन क्षमता फोकस दूरी को समायोजित करना होता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु बहुत पास लाएंगे तो लेंस को काफ़ी आगे पीछे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमारा कौन आगे पीछे होगा? बाकी सब पार्ट्स अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन जो मानव नेत्र का लेंस होता है वो आगे पीछे होगा। बहुत आगे पीछे करने के बाद ही उस वस्तु को हमें स्पष्ट रूप से दिखा सकता है। अर्थात नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से डायरेक्ट आशय है कि उसकी फोकस दूरी में कितना समायोजन होता है। फोकस दूरी में जितना समायोजन होता है उसी को उसकी समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई वस्तु दूर रखी है तो हमें ज़्यादा समंजन क्षमता का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दूर रखी वस्तु आराम से दिखाई दे जाती है। और कोई वस्तु बहुत पास है, आँख के पास ला रहे हैं, तो हमें आँख पे काफ़ी प्रेशर देना पड़ रहा है, इसका मतलब हमें उसमें समंजन क्षमता का उपयोग करना पड़ रहा है, ठीक है। इसी क्षमता को क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की वक्रता पश्चमावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेत्र जो जुड़ा होता है, मैंने बताया था किससे जुड़ा होता है? पश्चमावी मांसपेशियों द्वारा। और पश्चमावी मांसपेशियां इसको क्या करती हैं? आगे पीछे करने का काम करती हैं।
ये एक फिगर टाइप का दिया गया, थोड़ा समझ लेते हैं। पश्चमावी मांसपेशियाँ शिथिल, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। सबसे पहले पश्चमावी मांसपेशियाँ जब शिथिल हो जाती हैं, अगर पश्चमावी मांसपेशियाँ सिकुड़ सी गई, शिथिल हो गई, तो लेंस पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला हो जाएगा। और फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। थोड़ा फिर से समझ लीजिए, अगर नेत्र लेंस की पश्चमावी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं तो नेत्र कैसा होगा? लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। जस्ट अपोजिट इधर देखते हैं कि अगर पश्चमावी मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं पीछे की ओर, अर्थात बैक हो जाती हैं, तो लेंस कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इधर लेंस क्या हो रहा है? पतला हो रहा है तो फोकस दूरी बढ़ रही है, इधर नेत्र लेंस मोटा हो रहा है तो फोकस दूरी कम हो रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक के सारे नोट्स बनाते रहें। कल मानव नेत्र आपका संपन्न हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश और मानव नेत्र 2 चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 3rd चैप्टर की ओर चलेंगे। और सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाते रहें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बच्चे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।